साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के क्रम में आपके 2023 के सीएसआईआर के पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए सेल सिग्नलिंग को लेकर। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया गया है, तो इसको हम समझते हुए चलते हैं। तो जैसा कि कह रहा है कि 2 प्रोटीन काइनेज हैं, जो कि आपके K1 और K2 हैं, जो रेगुलेट करते हैं किसी इंट्रासेलुलर पाथवे को इन रिस्पॉन्स टू द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जो कि मैंने आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ा के रखा है कि आपका ये बायोमेम्ब्रेन होगा। कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर आके बाइंड करेगा लिगेंड पे और नीचे आपके काइनेज जो होंगे वो अपने पर्टिकुलर पाथवेज को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको बताए गए हैं इस पाथवे को जो यहाँ पे समझा गया है, और आपको ये बताना है कि कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उसको बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही ध्यान से करने वाला है। और अगर थोड़ा-सा भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स पे अगर आपको नहीं कमांड बन रहा है, भले ही आपके कोर सब्जेक्ट का है, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे समय लगेगा इसको समझने के लिए। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स इज़ ऑब्जर्व्ड, मतलब रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, सिग्नलिंग जो है वो ऑन है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रासोलर सिग्नल व्हेन अ म्यूटेशन परमानेंटली एक्टिवेट कर देता है K1 को। तो यानी कि इनका कहने का मतलब है कि पहली जो कंडीशन है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो अगर आपने किसी भी तरीके से आपको मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपका एब्सेंस था, ठीक है, लेकिन अगर आपने K1 को क्या किया है, अगर आपने K1 को क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। मान लो कि मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, अगर आपने K1 को एक्टिवेट कर दिया है, तो आपको सिग्नलिंग जो है वो आपको ऑन दिख रही है। दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स आपको फिर देखने को मिल रहा है, अगर आपका एब्सेंस है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल व्हेन K1 कंटेन्स एन एक्टिवेटिंग म्यूटेशन। यानी कि K1 जो कि इस वाले कंडीशन में हमने किया था, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन किया गया है कि ये आपका एक्टिव है, राइट। और जो आपका K2 है, वो आपको क्या कर दिया है, आपने इनएक्टिवेट कर दिया है। तो यानी कि K2 जो है वो आपका इनएक्टिवेट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से भी आपने किया तो भी आपको जो सिग्नलिंग है वो आपको ऑन देखने को मिल रही है। नो रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है वो आपका प्रेजेंट है, और आपने अगर K2 इज इनएक्टिवेट कर दिया है आपने म्यूटेशन से, तो यानी कि अब आपका जो तीसरी यही जो कहानी है, यही आपके क्वेश्चंस का आंसर डिसाइड करेगा कि आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आके यहाँ पे बाइंड किया, और आपने जो था वो म्यूटेशन किया है, K2 में आपने इनएक्टिवेट कर दिया है और आपको सिग्नल देखने को नहीं मिला। यानी कि आपने K2 को क्या किया है, इनएक्टिवेट कर दिया है। तो यानी कि जो K2 था, अगर इसके इनएक्टिवेट होने से आपको कोई भी सिग्नलिंग ऑफ कंडीशन में दिख रही है, तो यानी कि K2 जो था वो आपके फर्दर जो डाउनस्ट्रीम K1 था उसको एक्टिवेट कर रहा था। आप यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और response is observed even in the absence of extracellular signal with both kinase are activated by the mutation। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर दोनों ही काइनेज को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए, तो भी आपको सिग्नलिंग जो है वो आपको ऑन कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो यानी कि जब ये फोर्थ वाले ऑप्शन से आपको ये क्लियर होगा कि जो आपके K1 और K2 हैं, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहला आपको हाइपोथेसिस आपको यहाँ से ये पता चलेगा। तीसरे वाले से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपने K2 को इनएक्टिवेट किया है, तो आपका K1 जो है वो आपका काम नहीं किया है, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिला है। तो यानी कि इस पूरे पाथवे का जो कहानी बनेगा, वो कहानी यही है कि अल्टीमेटली जो आपका की प्लेयर है वो आपका K1 है, जिसको एक्टिवेट होने के लिए आपको K2 का सहारा चाहिए। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, वो आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा कि K2 जो है वो एक्टिवेट करता है K1 को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी के साथ आपको सॉल्व करने होंगे एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा गया, जो कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इस क्वेश्चन की आईडी भी देख सकते हैं, 703590 है, और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो कि आपके न्यूक्लियस इंपोर्ट, जो कि अभी हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज को कर रहे हैं, वहां पे हमने इस पूरे चैप्टर को, ये क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। और न्यूक्लियलाइजेशन, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन को हमने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है लॉडिस से। तो उसी से ही रिलेटेड या उसी के आसपास एक क्वेश्चन ड्राइव किया, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि कोई एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने आइडेंटिफाई किया है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, जो कि हमको पता है, जो कि आपका बेसिक अमाइनो एसिड रिच होना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सी टर्मिनल पे ऑफ द प्रोटीन एक्स के है। टू एनालाइज द लोकलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एक्स, द इन्वेस्टिगेटर फ्यूज्ड करता है प्रोटीन एक्स को जीएफपी के साथ एट द सी टर्मिनल। यानी कि उन्होंने प्रोटीन एक्स था,
जिसमें न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल लगा हुआ था और इन्होंने इसको जीएफपी के साथ क्या कर दिया है, फ्यूज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, कुछ इनको एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि वो उसके इम्पोर्ट को देख सकें। द फ्यूजन प्रोटीन वाज डिटेक्टेड इन द साइटोसॉल में डिटेक्ट हो रही है जब इन्होंने इसके साथ फ्यूज किया है। लेकिन लोकलाइजेशन सिग्नल को जैसे ही इन्होंने एंड टर्मिनस पे किया, ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो हमने पढ़ा है ना कि एंड टर्मिनस पर ही जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी पेप्टाइड को ले जाने के लिए, मोस्टली हमने कॉन्सेप्ट आपको दे रखा बता रखा है कि सबके जो होते हैं वो आपके एंड टर्मिनल पे होते हैं। केवल पैरोक्सीसोम के जो पेप्टाइड जाने होते हैं, इनका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है या कह सकते हैं इनका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो आपके सी टर्मिनस पे होता है। तो पहले भाई साहब ने तो गलती ये करके रखी हुई थी कि उन्होंने सी टर्मिनल पे फ्यूज करके रखा था। तो जब इन्होंने सी टर्मिनल पे फ्यूज करके रखा था तो वो प्रोटीन क्यों ही जाएगी न्यूक्लियस में। लेकिन जैसे ही उस सिग्नल को इन्होंने क्या पलटा, एंड टर्मिनस पे किया, इन्होंने पाया कि जो एनालिस टैग जीएफपी प्रोटीन था वो आपको न्यूक्लियस में दिखने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सही काम करोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि द इन्वेस्टिगेटर मेड अ फ्यू हाइपोथेसिस। अब ये क्या हाइपोथेसिस बना रहे हैं इसको आप समझिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे पहला हाइपोथेसिस है, द बेसिक अमाइनो एसिड, जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, बेसिक अमाइनो एसिड स्ट्रेच इन द प्रोटीन काइमेरिक कंस्ट्रक्ट इज मास्क्ड बाय द जीएफपी सीक्वेंस एंड दस नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्टेड एंट्री ऑफ प्रोटीन इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पहली वाली कहानी थी उस कहानी में मास्क हो जा रहा था जिसकी वजह से वो प्रोटीन आपके न्यूक्लियस में नहीं जा रहा था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमें पहचानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस दैट बेस्ट एक्सप्लेन प्रोटीन एक्स ट्रैफिक मैकेनिज्म। तो यानी कि जो आपके बेसिक अमाइनो एसिड थे वो छुप जा रहे थे और वही उसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके बाद यानी कि ए को मैं ट्रू मानूंगा। एक्स प्रोटीन इन द फुल लेंथ एक्स जीएफपी काइमेरिक प्रोटीन ए पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड दैट इंपैक्ट इट्स इंपोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। यहाँ पर एक कहानी और हो सकती थी कि जो आपका काइमेरिक प्रोटीन था, काइमेरिक प्रोटीन जो आपकी थी वो क्या है कि आपकी पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाइड हो रही थी, इसी वजह से उसका ट्रांसलेशन में इम्पैक्ट आ रहा था, यानी कि वो उसमें प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी दो कंडीशंस बन सकती थी, ठीक है, यही दो कंडीशंस आपकी हो सकती हैं कि एक तो आपका प्रोटीन का जो सिग्नल था जो पहली कंडीशन में हाइड हो रहा था बेसिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, और या तो फिर जो आपने पूरा कंस्ट्रक्ट आपने करके रखा है किसी तरीके से इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जा रहा है जिससे ये न्यूक्लियस में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। बाकी फ्यूजन विद द जीएफपी प्रोटीन को बहुत बल्की कर देता है, तो ये सब कोई स्टोरी नहीं होती है। प्रोटीन के साइज से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपके सिग्नल होंगे तो वो पहुंचेंगे ही। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो सी को आप पहले ही काट दीजिए, तो सी जहां रखा है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना, अगर आप ए पर श्योर हैं तो आपको ए के साथ या तो डी और बी की तरफ आपको जाना है। तो जिस तरीके से हम बी पर श्योर हैं तो ए के साथ आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, और जीएफपी केवल मॉडिफाई होने से आपके प्रोटीन इंपैक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल प्रोटीन अगर मॉडिफाई होगा तभी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो इसका बेस्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका ए के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 703580 जो होगा, इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने ड्राइव किया है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके टेक्निक से पूछा गया है, और ये टेक्निक के रिगार्डिंग भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है, तो वो भी आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपके इम्यूनो एसेस के बारे में दिया गया है और कह रहा है कि आपको इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने इसमें रिया भी पढ़ा रखा है, एलाइजा भी पढ़ा रखा है, एलिस्पॉट भी पढ़ा रखा है, वेस्टर भी पढ़ा रखा है। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपका दिमाग जो होना चाहिए वो तुरंत खुल जाना चाहिए कि यार ये तो मेरी पढ़ी हुई चीज है। अब सबसे पहले अगर मैं एलिस्पॉट के बारे में देखता हूँ कि क्या कह रहे हैं, कि एलिस्पॉट मेजर द नंबर ऑफ सेल्स capable of secreting particular biomolecules using a substrate that gives soluble product with enzyme reaction। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे उन्होंने गलत क्या किया है कि नंबर ऑफ सेल्स कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब होते हैं। तो क्या हम बायोमोलिक्यूल्स को वहां पे डिटेक्ट कर रहे थे, वहां तो पर्टिकुलर हम साइटोकाइंस को डिटेक्ट कर रहे थे कि कौन सी सेल, मतलब यही तो था कि इंटरफेरॉन गामा कौन सी सेल सिक्रीट कर रही है, कौन सी सेल टीजीएफ बीटा सिक्रीट कर रही है, तो हम केवल इंटरल्यूकिन लेवल पे देखते थे। यहाँ पे इन्होंने बायोमोलिक्यूल्स कह के इस पूरे स्टेटमेंट को इन्होंने खराब कर दिया है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। एलिस्पॉट हमारे साथ पढ़ा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको लगेगा और ये स्टेटमेंट आपको याद आ जाएगा। तो यानी कि करेक्ट मुझे पहचानना है, इनकरेक्ट मुझे सी मिल गया है, तो सी मेरा यहाँ रखा है, ये मैंने कट कर दिया। बी और सी मेरा यहाँ रखा है, ये कट कर दिया। अब डी ऑप्शन जो है वो मेरा ऑटोमेटिक सही हो जा रहा है, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाकी देख लो, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन लोकलाइज एज अ साइट स्पेसिफिक पे बाइंड करते हैं जहां पे वो अपना प्रोटीन का बैंड देता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है।
और ए और बी पे मुझे देखना है। तो यानी कि जब हमने रिया और लाइज़ा आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था, वहाँ पे क्यूबे में एक लाइन लिखी हुई है कि जो रिया टेक्निक होती है वो आपकी मोर सेंसिटिव होती है कंपेयर टू द एलाइज़ा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका पहले ऑप्शंस में रखा हुआ है कि रिया आर ए मोर सेंसिटिव देन एलाइज़ा विथ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। तो यानी कि ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यानी कि ए के कॉम्बिनेशन में मैं सी को नहीं, ए के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 703143 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आशा है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ लिए हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रहेगी, बने रहिएगा चैनल पे। और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।